हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज फटाफट हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे स्टैटिक जीके के, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया। बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ सवाल है ये। इन विच ईयर रेलवे वॉज नेशनलाइज्ड। ठीक है, 1951, 1949, 1969 या फिर 1853। बहुत से बच्चे यहाँ पर 1853 लगाते थे, जो कि बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इस दिन रेलवे का स्टैब्लिशमेंट हुआ था, ना कि नेशनलाइजेशन हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 1951 इसका आंसर होगा। मुझे आप ये बताएंगे, फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर का नाम क्या था। इंडिया के जो पहले रेलवे मिनिस्टर थे, यानी कि रेल मंत्री थे, उनका क्या नाम था, ये मुझे आप बताएंगे। और ध्यान रखेंगे, इंडियन रेलवे का नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण 1951 में हुआ था। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल भारत के सॉलिसिटर जनरल के बारे में जानकारी प्रदान करता है। जिस तरीके से भारत में अटॉर्नी जनरल होते हैं, अटॉर्नी जनरल के आर्टिकल की अगर मैं बात करूं, अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल होता है आर्टिकल नंबर 76। ठीक है, महान्यायवादी कहते हैं इनको हम। लेकिन सॉलिसिटर जनरल का कोई आर्टिकल नहीं होता है, ना तो 54, ना तो 44, ना तो 111। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉलिसिटर जनरल का कोई आर्टिकल नहीं होता है, यानी कि ये एक संवैधानिक बॉडी नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से एग्जामिनर्स जो है क्वेश्चन घुमा कर देते हैं और बच्चे यहाँ पर फंस जाते हैं। ध्यान रखना है, अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल होता है, सॉलिसिटर जनरल का नहीं होता है। रेग और एर्ग शब्द इनमें से किससे संबंधित है। रेग और एर्ग नाम का जो वर्ड है वो इनमें से किससे रिलेटेड है। रेगिस्तान से रिलेटेड है, झीलों से रिलेटेड है, नदियों से रिलेटेड है, या पहाड़ों से रिलेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेगिस्तान। ठीक है, दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान की बात करें तो वो है सहारा रेगिस्तान, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मिलेगा। थार रेगिस्तान आपको इंडिया में मिलेगा। ठीक है, पैटागोनिया डेजर्ट कहां पर मिलेगा, ये आप मुझे बताएंगे। पैटागोनिया नाम का जो डेजर्ट है ये कहां पर मिलेगा, ये मुझे आप बताएंगे। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 1885 में हुई थी, ये किसके कार्यकाल के दौरान हुई थी, यानी कि इंडिया में उस समय गवर्नर जनरल कौन थे। डलहौजी, डफरिन, मैकोले या फिर चेम्सफोर्ड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी, सॉरी लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन इंडिया में उस समय पर गवर्नर जनरल थे। एओ ह्यूम की मदद से, एओ ह्यूम नाम के जो सिविल सर्वेंट थे, इनकी मदद से यहाँ पर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो मानते थे कि एओ ह्यूम को उन्होंने यूज किया था, और एओ ह्यूम मानते थे कि उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स को यूज करा है। ध्यान रखना है आपको कि लॉर्ड डफरिन उस समय पे गवर्नर जनरल हुआ करते थे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। भारत में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एनडीएमए कहते हैं, यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसके प्रमुख कौन होते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है ये क्या करती है, जब भी मान लो कोई भूकंप आ गया, कोई सुनामी आ गया, इस तरीके की कोई नेचुरल आपदा आ गई है ना, उस समय पर मदद करते हैं। ठीक है, ये फोर्सेस जो ये पूरी फोर्स होती है, ये मदद करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर जो है वो एनडीएमए के हेड होते हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेड। प्राइम मिनिस्टर नीति आयोग के हेड भी होते हैं। ठीक है, नीति आयोग के चेयरमैन भी प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की शुरुआत किसके द्वारा करी गई थी। बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, वीर सावरकर या बी आर शिंदे। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। बहुत से बच्चे यहाँ बी आर अम्बेडकर साहब आंसर लगा देंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की बात हो रही है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी, वी आर शिंदे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सी विशेषता भारत में नहीं पाई जाती है। लोइस, बरकान, लगून या फिर आइसबर्ग। तो देखिए, भारत में ना आपको लोइस भी मिलेगा, बरकान भी मिलेगा, लगून भी मिल जाएगा, लेकिन आइसबर्ग नहीं मिलेगा। आइसबर्ग क्या होता है, आपने देखा होगा जो टाइटैनिक मूवी दिखाई गई थी, टाइटैनिक मूवी में जो जहाज जिससे टकराता है ना, जो बर्फ का चट्टान होता है समुद्र के बीच में, वो होता है आइसबर्ग। ये आपको इंडिया में नहीं मिलेगा, इंडिया में कहीं पर भी आपको आइसबर्ग नहीं मिलेगा। ये आपको अटलांटिक ओशियन में मिल जाएगा। ठीक है, अटलांटिक महासागर में आपको आइसबर्ग मिल जाएगा। इंडिया के आसपास आपको कहीं पर भी आइसबर्ग नहीं मिलेगा, ध्यान रखना है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संशोधन द्वारा करी गई थी। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी, एनजेएसी इसको कहते हैं। ये जो एनजेएसी है ना, इसके स्टैब्लिशमेंट के लिए एक संशोधन किया गया था। बाद में इस संशोधन को रद्द कर दिया गया था, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। 99th अमेंडमेंट जो है ये किया गया था और इसके द्वारा एनजेएसी को स्टैब्लिश करा गया था, लेकिन बाद में विरोध हुआ और विरोध के बाद में इसको रद्द कर दिया गया। विश्व प्रसिद्ध ऐरतेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है। तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर केरल। ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। ऐरतेश्वर टेम्पल आपको तमिलनाडु में मिलेगा।
संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? देखो पहले संपत्ति का अधिकार जो है वो एक फंडामेंटल राइट था। 44th नंबर का जो संशोधन है, 44th नंबर का संशोधन करके इसको हटा दिया गया था, ठीक है, फंडामेंटल राइट से। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा, इसको अब एक लीगल राइट बना दिया गया है। लीगल राइट यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया है आर्टिकल नंबर 300A के तहत। निम्नलिखित में से गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गारो पहाड़ी आपको मेघालय में मिलेगी, नोकरेक भी आपको मेघालय में मिलेगा। तो ये जो मेघालय में नोकरेक है ना, यही गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको CFC कहते हैं, ये ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन यानी कि CH4 ये भी ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। रोवर्स कप इनमें से किससे संबंधित है? देखो बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट या फिर फुटबॉल। तो फुटबॉल से संबंधित है रोवर्स कप, ये ध्यान रखोगे। डूरंड कप भी फुटबॉल से ही संबंधित है और संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से ही संबंधित है, ठीक है। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीपों को अलग करने वाली जल संधि का क्या नाम है? अगर पूछा जाएगा तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुक स्ट्रेट। क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, कुक स्ट्रेट, ठीक है। कोको स्ट्रेट नहीं है, कोको एक चैनल है। जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है वो अफ्रीका को और यूरोप को अलग करता है, और बेरिंग स्ट्रेट जो है वो तो मैंने आपको कल की क्लास में ही बताया था। इसका आंसर आप लोग देंगे। जम्पुई पहाड़ी श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? ये उस राज्य में स्थित है जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा कहां से होकर गुजरती है? अगर पूछा जाएगा बोलना त्रिपुरा। त्रिपुरा में एक बहुत फेमस मंदिर है जिसका नाम है उन्नाकोटी के मंदिर। उन्नाकोटी मंदिर जो है वो त्रिपुरा में स्थित है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है तो ध्यान रखेंगे। त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है मानिक साहा। क्या नाम है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का? मानिक साहा वहां के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कान्हा टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है। ये आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में आपको जो है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी मिलेगा, ठीक है। बांधवगढ़ भी मिलेगा, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ठीक है। उसके बाद आपको माधव भी मिलेगा, माधव, ठीक है। फिर आपको राता पानी भी मिलेगा, है ना, राता पानी। और आपको दुर्गावती भी मिलेगा, ठीक है, दुर्गावती। ये सब टाइगर रिजर्व्स है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। एक आपको पन्ना टाइगर रिजर्व भी यहाँ पर मिलेगा, है ना, ध्यान रखेंगे। दश्ते लूत रेगिस्तान किस देश में मिलेगा? दश्ते लूत और दश्ते काविर, है ना। दश्ते लूत और दश्ते काविर नाम का जो रेगिस्तान है ये आपको ईरान में मिलेगा। ईरान का ही पुराना नाम जो है पर्शिया हुआ करता था। पर्शिया ईरान का ही पुराना नाम हुआ करता था। भारत में जो पारसी लोग रहने आते हैं वो यहीं से आते हैं। कृत्रिम रूप से निर्मित स्वेज नहर के संस्थापक कौन है? स्वेज नहर पहले नहीं था, इसको इंसान द्वारा बनाया गया है। लाल सागर को जोड़ता है किससे? मेडिटेरेनियन सागर से। रेड सी को किससे जोड़ता है? मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है। इसकी वजह से व्यापार करना बहुत आसान हो गया क्योंकि बहुत बड़ा लंबा रास्ता था जो कट के छोटा हो गया क्योंकि इस रास्ते को खोल दिया गया। आप मैप में देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फर्डिनेंड डी लेस्पेस इसका आंसर होगा। इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर है यानी कि डायरेक्ट टैक्स है? जीएसटी पूरी तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। यानी जीएसटी के दायरे में आप जो भी टैक्स भर रहे हो वो इनडायरेक्ट टैक्स है। प्रॉपर्टी टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। कस्टम भी इनडायरेक्ट है, एक्साइज भी इनडायरेक्ट है, सेल्स भी इनडायरेक्ट है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं सारे के सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। मिलेंगे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।